उद्बोधन से हमें अनुग्रहित है। ऐसे हमारे सीबी नेट और ट्रू नेट मशीन जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक जगह पर, हर एक अस्पताल पर छाए हुए हैं। डॉट्स कार्यक्रम के अंतर्गत एक एक मरीज का हम समीक्षा करते हैं, एक एक मरीज को हम उनके घर पर पैकेट दिलवाते हैं, पूरा महीना का उनको हम दवाई दिलवाते हैं और उनके खाते में प्रति महीना डीबीटी के माध्यम से 500 रुपया हम उनके खाते में सीधा ट्रांसफर करते हैं। और आज के दिन हम लगभग 200 करोड़ से ऊपर का 2018 से अगर हम देखेंगे तो 2018 से लेकर अभी तक लगभग 200 करोड़ से ऊपर का धनराशि हमने इन सभी मरीजों के खाते में हमने जमा किया है। ये जब बात हम कहते हैं और इस टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं और सबकी सहभागिता लेते हैं तो आवश्यक है कि हम सभी लोग जो आज समाज में रहते हैं, हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने पड़ोसी में, हम सबको इसका एक अभियान का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी हम इसको सफल बना पाएंगे, तभी इसका हम उन्मूलन करेंगे। टीबी ऐसा कोई इलाज नहीं है टीबी ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सके, बराबर इसका इलाज होता है अगर सही समय पकड़ रहा है। मात्र इतना हमको ध्यान देना है कि इतने सब मशीन लगने के बाद भी, इतने सब जांच के व्यवस्था बनाने के बाद भी आज आवश्यकता है कि जिसको भी टीबी का बीमारी हो, प्रतिदिन अगर वो अपना नहीं लेगा दवाई तो वो एमडीआर ड्रग रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा, फिर एक्सडीआर चला जाएगा जो थोड़ा सा घातक होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए व्यवस्था हमारा जो है अस्पताल से जो डॉट्स कार्यक्रम के अंतर्गत जहाँ पर हमारा जांच होता है, डॉट्स में पंजीकरण करना और हमारे आशा वर्कर और अन्य फील्ड वर्कर के माध्यम से उनके घर तक दवाई पहुँचाना, उनको ये सुनिश्चित करना कि वो दवाई जरूर लें। इस बात को लेके तभी जब हम सभी लोग इकट्ठा होंगे, हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी के साथ में पूरे समाज के लोग इसका महत्व जानेंगे, इसका तब जाके हम इसको कहीं ना कहीं उन्मूलन करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 2025 के अंदर हमको हर हालत में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको इसका पूरी तरह से टीबी की बीमारी को समाप्त करना है। इसी संकल्प के साथ हम समय समय पर अपना अभियान भी चलाते हैं और आज टीबी दिवस होने के नाते आज आपके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रखा ताकि सीतापुर में यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से जान जाएं हम इस कार्यक्रम को कितना महत्व देते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय निकाल के यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया और सभी माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सटेंशन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का पुष्टिकरण किया जाने के बाद इसका उद्घाटन करें। बहुत बहुत आभार माननीय। जनपदों में जिला क्षय रोग केंद्रों में स्थापित 25 डिजिटल एक्सरे मशीन का डिजिटल लोकार्पण किया जाना है। निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। हेलो बहुत आभार। 451 ट्रूनेट मशीन का डिजिटल लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 25 ड्रग में 10.82 करोड़ है तथा कुल लागत 270 करोड़ है। आज 21 ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 227 करोड़ है और शेष 4 शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएंगे। शिलान्यास के लिए अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर कृपया शिलान्यास करें। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाना है उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, CNDS जल निगम और NPCCM एवं HSCC द्वारा जोरदार तालियों से औषधि भंडार भवन का शिलान्यास। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां। महाराजगंज
से डॉक्टर विवेक प्रकाश श्रीवास्तव जी। विवेक प्रकाश श्रीवास्तव जी। चंदौली से डॉक्टर दीनानाथ मिश्रा जी। 44 नंबर है, 19 आ रहा है, 19 और उन्नाव से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। डेटा ऑन है, डेटा एक चल रहा है, एक। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्रशस्ति पत्र पाकर निश्चित ही इनका उत्साह वर्धन हुआ होगा। एक बार पुनः आप सभी से जोरदार तालियां मैं जरूर चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हेलो विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, श्री सुरेश राही जी, सुनील वर्मा जी, श्री राम तिवारी जी, श्री महेंद्र सिंह यादव जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संदीप मोहन प्रसाद जी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य जन जागरूकता के इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्व क्षय रोग दिवस है। पूरी दुनिया के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित बच्चों या नागरिकों को इससे मुक्त करने के अभियान को एक नई गति देने का दिवस। 1882 में पहली बार ट्यूबरक्लोसिस के विषाणु की पहचान हुई थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी अब तक हम दुनिया को इस रोग से मुक्त नहीं कर पाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा कि क्यों न 2030 तक इस दुनिया को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त किया जाए। दुनिया के सामने हम मानवता को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सके, इस समय समय पे लक्ष्य रखा गया। आप याद करिए, पिछले दशक के अंदर दुनिया ने पोलियो पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया है। ट्यूबरक्लोसिस पर भी पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो एक अभियान पूरी दुनिया के अंदर प्रारंभ हुआ है, उसे हम समय से पहले प्राप्त कर सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों के सामने भी एक लक्ष्य रखा कि दुनिया इसे प्राप्त करने के लिए 2030 तक का समय ली है और एक लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या यह संभव है कि हम भारत के अंदर 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त कर सके? और इस दिशा से एक अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान में हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी 2020 की तुलना में 2021 में मरीजों की संख्या कम होती हुई दिखाई दी। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो सबसे बड़ी बात है वह समयबद्ध ढंग से उपचार की व्यवस्था। यद्यपि किसी भी व्यक्ति की नियमित और संयमित दिनचर्या उसे तमाम प्रकार की बीमारियों से और खासतौर पर
वर्षों से कि अगर हम परिणाम दिए हैं देश के सामने और दुनिया के सामने, तो यह सामूहिकता की उस ताकत का परिणाम है जिसके बल पर हमने सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के बावजूद, हमने वह परिणाम देश के सामने, दुनिया के सामने दिया। और ये पहला उदाहरण नहीं था। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत हमारे तराई इन 38 जनपदों में विगत 40-45 वर्षों से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। उपचार की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी। कि आज हम सब ने नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और मौत के आंकड़ों को 95% कम करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा ही देश के अंदर पोलियो उन्मूलन का अभियान चला। पोलियो उन्मूलन में उत्तर प्रदेश एक समय पिछड़ सा गया था, लेकिन जब पूरे उत्तर प्रदेश ने सामूहिकता का परिचय दिया, हर एक स्तर पर, केवल हम इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के भरोसे ही न छोड़े। ये कार्यक्रम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है, तुम्हारे प्रशासन को भी, पुलिस को भी, शिक्षा विभाग को भी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को भी, नगर विकास को भी, सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम उतने ही बेहतर और उतने ही सकारात्मक हम सबके सामने आते हुए दिखाई देंगे। ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ यह अभियान हमारा उसी के लिए अभियान है कि प्रधानमंत्री जी ने 2025 का लक्ष्य किया है। 2025 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करना होगा। और इसीलिए मैं आज राजधानी लखनऊ से सीधे सीतापुर आया हूँ। सीतापुर में इसलिए मुझे याद है जब प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश के अंदर देना, हमारे सामने लक्ष्य था प्रदेश के अंदर कि हमें 14 लाख आवास उपलब्ध कराने हैं और 14 लाख में से 70,000 आवास अकेले सीतापुर जनपद को हम लोगों ने दिए थे। सीतापुर जनपद को 70,000 आवास देने का मतलब क्या था कि सीतापुर जनपद में कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और गरीबी होगी तो स्वाभाविक रूप से संसाधनों के अभाव में तमाम प्रकार की बीमारियां भी वहां पर अपना घर बना रही होगी। उन स्थितियों में हमें कहीं ना कहीं उसके प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए उस परिणाम का राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद है, लेकिन कौन से ऐसे कारक हैं कि जहां पर हम आज भी बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में जिनके कारण एक आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर करने में मदद मिलती है। और इसीलिए हम लोगों ने आज जब विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाया है, तो इसीलिए मैंने चुना कि सीतापुर जनपद में अगर कहीं भी कोई ऐसा स्थल है हम उस स्थल को चिन्हित करें, उन लोगों को चिन्हित करें। बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जाता है। आज के दिन पर शासन की योजनाओं की कमी नहीं है,
प्रदेश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। टीबी की बीमारी का उपचार एकदम मुफ्त है। रोगी अगर चिन्हित हो जाए, सबसे पहली शर्त ये कि दवा प्रारंभ करने के बाद उसमें निरंतरता रहनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 300 दिन का कोर्स है और उसने 100 दिन तक दवा ली फिर बीच में छोड़ दिया तो ये 100 दिन भी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, बीमारी दूसरे रूप में फिर आ जाएगी। इसलिए उपचार में निरंतरता और नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ ही प्रदेश केंद्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए प्रत्येक मरीज को जिसे चिन्हित करके उपचार के लिए चिन्हित कर दिया गया, उसको किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हर महीने 500 रुपए भी उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आवश्यक कोई भी इस प्रकार की पौष्टिक आहार उसे देना हो तो उसके लिए 500 रुपए अतिरिक्त, यानी दवा भी फ्री है और 500 रुपए भी जब तक उपचार चलेगा पर ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त नहीं हो जाएगा, 500 रुपए उस व्यक्ति को हर महीने प्राप्त होते रहेंगे। याद रखना, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कोई समाज तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उस समाज में सर्वत्र खुशहाली न हो। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से 2 लोग कमा रहे हैं, उस परिवार की पूरी व्यवस्था उन 2 लोगों पर चल देती है। लेकिन परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और वह परिवार अगर सामूहिक रूप से नहीं है, एकजुट एक स्वर से किसी कार्य को नहीं कर सकता है, परिवार भाव उन लोगों के बीच में नहीं है, कोई बीमार है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है और परिवार में अशांति है, तो वह परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। याद रखना कि परिवार की खुशहाली अगर एक व्यक्ति की उच्छृंखलता से, एक व्यक्ति की लापरवाही से, एक व्यक्ति की नादानी से अगर परिवार की शांति भंग हो सकती है, याद रखना यह स्थिति समाज के अंदर भी निर्भर करती है। समाज में अगर कहीं बीमारी है, कहीं कोई अव्यवस्था है, कहीं पर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी का निदान निकालना, उस कमजोरी का समाधान निकालना, उसके परिमार्जन के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं करना, ये समाज की काफी नैतिक दायित्व बनता है। और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों के लिए याद रखना, आज हमने 451 ट्रूनेट मशीन प्रदेश के अंदर एक साथ लोकार्पित की है। उस डिजिटल एक्सरे मशीन भी हम लोगों ने तमाम जनपदों को उपलब्ध करवाई है। डिजिटल एक्सरे मशीन लंग्स पर ट्यूबरक्लोसिस का क्या प्रभाव पड़ा है, यह जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आधुनिक तकनीक पर आधारित ये मशीनें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ट्रूनेट मशीन, मुझे याद है जब विगत वर्ष कोरोना आया था, आरटीपीसीआर की लैब हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने उस समय हर एक जनपद को और प्रत्येक हॉस्पिटल को एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई थी। कोरोना जांच में भी ये मशीन उतनी प्रभावी थी और उसने हमें बहुत मदद की उस समय कोरोना को नियंत्रण करने में, कोरोना के उपचार करने में और कोरोना मरीज को समय पे हॉस्पिटल पहुंचाने में। आज मुझे प्रसन्नता है कि ट्रूनेट मशीन 451 एक साथ प्रदेश के अलग-अलग हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से अब हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की जांच कर सकेंगे और उसके माध्यम से मरीज को चिन्हित करके फिर उसके उपचार की व्यवस्था भी हम कर सकेंगे। आज एक साथ प्रदेश के 30 जनपदों में हम लोग औषधि भंडारण गृह पर निर्माण करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन इस समय कोरोना का चल रहा है। कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन लगाने में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें इसके कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ता है। ये कोल्ड चेन जहां पर वैक्सीन के लिए जितना टेम्परेचर निर्धारित है, हम उस टेम्परेचर में ही उस वैक्सीन को वहां पर लेके जाएंगे और जब तक उस व्यक्ति को नहीं लगा पाएंगे तब तक, इसलिए सेंटर स्थापित किए गए हैं
वैक्सीन लगाने के सेंटर, जिससे कोल्ड चेन मेंटेन रहे और उस दौरान हम उस वैक्सीन को बेहतर तरीके से उस मरीज तक या उस व्यक्ति को लगा सकें जिसके लिए उपलब्ध है। ये औषधि भंडारण गृह के पीछे का उद्देश्य यही है कि दवाओं को हम एक जगह सुरक्षित रख सकें। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें जितने भी हमारे जो भी पेशेंट आता है उनको जो भी सरकार के द्वारा उन्होंने दवाइयां ये फ्री में प्रत्येक पेशेंट को उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनको रखने के लिए स्टोरेज क्षमता ही नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए निर्धारित जो टेम्परेचर को बनाए रखना है, वहां पर उस प्रकार का वातावरण बनाए रखना है जिससे लंबे समय तक उस दवा को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। आज प्रदेश के अंदर 21 जनपदों में हम ये सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं, यानी एक साथ तमाम प्रकार की सुविधाएं। ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान भी है, स्वास्थ्य जन जागरूकता का अभियान भी है और इसके साथ ही आने वाले समय में स्वास्थ्य के प्रति प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अच्छी और गुणवत्ता युक्त औषधि उसे समय पर उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई का आज प्रदेश के अंदर शिलान्यास भी हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी सीतापुर वासियों को, प्रदेश वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि प्रदेश ने अब तक कोरोना पर बेहतर नियंत्रण किया है, लेकिन अभी हमें एक बार फिर से सावधान होना होगा। आज एक अच्छी खुशखबरी है, भारत सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगेगा, कोरोना वैक्सीन लगेगा। मेरा आप सबसे भी होगा और जिला प्रशासन से मैं इस बारे में कहूंगा कि जनपद के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड परमानेंट कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं और पहले से ही वहां सेंटर में तय कर दिया कि कितना वैक्सीन वहां गया है, उतने लोगों को उस सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था करना। लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। वैक्सीन का मतलब ये हमें और भी सावधान होकर के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हम देख रहे थे वैक्सीन जैसे आना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ फिर से प्रारंभ हो गई और फिर इसका परिणाम क्या है? महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से कोरोना की चपेट में हजारों की संख्या में लोग आने प्रारंभ हो गए और देखा देखी पर्व और त्योहार के लिए पंचायत चुनाव को देखते हुए जो लोग उन प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं वे भी संक्रमित होकर के आ रहे हैं। जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस सब के बावजूद थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी अपील होगी कि सावधानी हमें हमेशा भी रखना पड़ेगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, वैक्सीन आया है, वैक्सीन की अपनी क्षमता होती है और वैक्सीन भी या उससे नहीं क्या आपने वैक्सीन लगा दिया तो आप ठीक हो गए, एंटीबॉडी आने में समय लगेगा, लेकिन इस सावधानी उसके लिए आवश्यक है और उस सावधानी बरतने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बीमारी हो, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान का हम हिस्सा बने और उस अभियान का हिस्सा बनकर के हर प्रकार की बीमारियों को पूरी तरह बीमारियों से अपने समाज को मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसमें खासतौर पर कोरोना के प्रति सावधानी और सतर्कता के साथ ही मेरी अपील होगी हर एक तबके के लोगों से। हमारे यहाँ पर मंच पर जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, ये लोग अपने क्षेत्र की विकास की समस्याओं को रखते हैं, निरंतर इसके प्रति आम नागरिक को जागरूक भी करते हैं। अगर जनपद के अंदर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो
विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य हों, संसद के सदस्य हों, ये सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे प्रशासनिक या शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, पुलिस के कर्मी, ये जितने भी हैं, सभी लोग, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ग्रामीण विकास के, पंचायती राज के, नगर विकास के, अलग अलग विभाग के, शासकीय विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जागरूक हो जाए और हर कर्मचारी, हर जनप्रतिनिधि ट्यूबरकुलोसिस के एक एक बच्चे को गोद में ले ले, उसको गोद में, उसे अपने पास से कुछ नहीं देना, उसको केवल एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है कि जिस बच्चे को दुर्भाग्य से टीबी हो गया है या जिस परिवार में किसी सदस्य को टीबी हो गया है, वो एक व्यक्ति को या उस बच्चे को गोद ले। गोद देने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसको अपने घर में बुला देना है, नहीं, आपको उसको चिन्हित करना है। केवल महीने में 2 बार इस बात को तय कर लेना है कि वह अपनी दवा नियमित रूप से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जो शासन के द्वारा निर्धारित किट है वह समय पे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवा लेने का समय उसका निर्धारित है या नहीं है, और 500 रुपये हर महीने जो शासन से अनुमत है वो पैसा उसको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम केवल इतनी भर से जानकारी ले लें तो 2025 के पहले हम उत्तर प्रदेश को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त करने में सफल हो सकते हैं। आज मैं प्रदेश के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी प्रशासनिक, पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से इस बारे में आह्वान करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। देखिए, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मुझे याद है 2017 के पहले जब प्रदेश के अंदर, जब प्रदेश में मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी, मैं एक जनपद में गया था। उस जनपद में मैं बैठक ले रहा था, समीक्षा बैठक ले रहा था, और समीक्षा बैठक में बात मेरे सामने आई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बात रखी थी कि हमारे इस जनपद का एक कुछ इस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इस बार बच्चे न होने के कारण बंद हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों स्कूल बंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं है। मैंने कहा जब आपके पास भवन है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो विद्यालय में क्यों बंद हो गए? कोई बात तो होगी। ये जो बीमारी है बंद होने की, वैसे कोई चीज बंद नहीं हो जाती है, कोई लापरवाही तो होगी। मैंने अलग से बैठक बुलाई, बेसिक शिक्षा अधिकारी को मैंने कहा बैठक से जाइए और उस प्रधानाचार्य को इस बैठक के बाद मेरे पास बुला के लेके आइए। प्रधानाचार्य को मेरे पास बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानाचार्य मेरे पास थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी थे। मैंने प्रधानाचार्य से कहा, मैंने कहा आप समय पे विद्यालय जाते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जब आप जिस समय पे नहीं जाते होंगे तो आपके शिक्षक के समय पे नहीं जाते होंगे, शिक्षा मित्र भी नहीं जाते होंगे। जब आप समय पे स्वयं विद्यालय नहीं जाते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे? क्योंकि ये तो जवाबदेही किसी न किसी की सुनिश्चित तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि विद्यालय समय पे जाना प्रारंभ करिए, प्रयास करिए कि 3 शिक्षक हैं और एक प्रधानाचार्य है, तो प्रधानाचार्य विद्यालय में जाए, तीनों शिक्षक गांव में 3 ओर से गांव में प्रत्येक परिवार में दस्तक दें कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो। तो मैंने कहा आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। फिर मैंने कहा मैं भी जानता हूं कि आप समय पे नहीं जाते होंगे, तो आपके विद्यालय में भले विद्यालय के आंगन में पेड़ नहीं होंगे, लेकिन भवन के ऊपर पेड़ जरूर जम गए होंगे। तो प्रधानाचार्य ने कहा, मैंने कहा मैं जानता हूं, क्योंकि पेड़ वहीं जमते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है और ये लापरवाही का उदाहरण है। तो मैंने कहा एक दिन सभी शिक्षक मिलकर के पेड़ों को वहां से हटाएं, अभिभावकों को बुलाएं, उनके सामने अपनी पुताई करें, स्वयं झाड़ू लगा करके अपने विद्यालय की सफाई करें। और मैंने कहा देखना गांव के लोग आपको मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और मुझे पसंद है कि 1 वर्ष के अंदर वही विद्यालय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और उसमें 350 से अधिक बच्चे आज के दिन में हैं। जो विद्यालय बंद हो रहा था
उस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 350 से अधिक बच्चे पब्लिक स्कूल से नाम कटवाकर उन विद्यालयों में लोगों ने आना प्रारंभ किया। ये भाव, और फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि से कहा था, प्रत्येक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी से कहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा था, एक एक विद्यालय को गोद लीजिए। उस विद्यालय में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना संभव हो सकता है सामान्य रंगाई पुताई पहले चरण में करके, अपने किसी परिचित, आपके पास साधन नहीं है, किसी परिचित को बुला करके उसके माध्यम से थोड़ा सहयोग कर दीजिए। फ्लोरिंग की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त खर्च कर सकता है तो उसमें लाइब्रेरी दे दीजिए, एक स्मार्ट क्लास दे दीजिए। आपने देखा होगा, आज जाइए आप बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 विद्यालयों में से 93,000 से अधिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोग ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा चुके हैं। ये ताकत, समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार का पैसा इसमें कुछ नहीं कर सकता। सरकार अगर पैसा देती और बेईमान के हाथ में पैसा चला जाएगा, क्या करेंगे आप? बाद में कार्रवाई करेंगे, आप उसको बहुत होगा बाद में बर्खास्त करेंगे। उसने एक बार आपके अभियान में बाधा तो पैदा कर ही दी है, लेकिन अगर जब समाज खड़ा हो जाता है तो समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत बनती है। और ये ताकत अगर बेसिक शिक्षा परिषद लोग उसे कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुधर जाएगा तो समझो सब सुधर जाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, 5 साल के कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे होंगे जैसे पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और आप मुझे हो सकता है कि 4 वर्ष में 1 साल तो केवल कोरोना में ही निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 4 वर्ष में 54 लाख बच्चे बढ़े हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में। ये ताकत है और इस ताकत को हम पहचाने। ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी ताकत के बल पर आगे बढ़ेगी। हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर पुलिस का अधिकारी, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी और हर कर्मचारी एक व्यक्ति को, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित जो भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उस तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य विभाग एक व्यवस्था प्रारंभ करे, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें तैयार करें ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए। एक व्यापक अभियान, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर हम लोग इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे 2025 के पहले उत्तर प्रदेश ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्त होगा और प्रधानमंत्री जी के टीबी मुक्त भारत के तो सपने को हम साकार करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है सीतापुर जनपद से प्रारंभ हो रहा यह अभियान अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर के प्रदेश के उन सभी बच्चों को जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हैं उन्हें टीबी मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा समाज का प्रत्येक जागरूक नागरिक बनेगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए पानी को देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके अभिभावक के रूप में हमें अग्रसर है। तो मैं ऐसे अभिभावक रूपी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों का आह्वान करूंगी कि अपना प्रणाम उनका मैं निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित कर हमें अनुग्रहित करें।